गुड आफ्टरनून। जय माता दी। राधे राधे। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून। चले शुरू करते हैं, फिर डिमांड चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। कल हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। इसमें एक बार 8th क्वेश्चन पर फिर से आएंगे। एक दो बच्चों को डाउट है तो आप सभी सुन लीजिए। 8th क्वेश्चन में क्या था जी? A group of people decrease or altogether stop consumption of a common product due to decrease in the price of the product. हमने 4 प्रकार के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए थे। कौन से 4 थे? डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, बैंड वेगन इफ़ेक्ट, और बताओ स्नॉब इफ़ेक्ट एंड विबलिन इफ़ेक्ट। सिर्फ स्नॉब इफ़ेक्ट ऐसा था जिसमें डिमांड डिक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि हम कॉमन हर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हर कोई इस्तेमाल क्यों करेगा, कब करेगा? जब उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो हर कोई उसको परचेज कर सकता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट कॉमन बन जाएगा। इसलिए हम उसको या तो कम कंज्यूम करेंगे या बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करेंगे, तो स्नॉब इफेक्ट जो है वो लगेगा। ठीक है, ये एक कल की क्लास से एक डाउट आया था, मैंने आपको समझा दिया। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, करना शुरू करेंगे। The electricity board wants to reduce the consumption of electricity by 5%. इलास्टिसिटी है -0.5। बोलो, इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। तो इलास्टिक बोलेंगे या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। क्या इन इलास्टिक का मतलब यही होता है? सवाल कह रहा है कंजम्पशन को कम करवाना है 5% से, कम करवाना है 5% से, तो क्या प्राइस को 5% से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? जवाब देंगे ऑप्शन सी। आप लोगों ने शायद कैलकुलेशंस किए होंगे। आपने क्या किया होगा? ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कुछ आपने किया होगा। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उसने आपसे कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं मांगी कि आप हमें बताओ कितना कितना हमें जो है प्राइस रखना है। उसने सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक के बेस पर ये सवाल पूछा है। हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देनी थी। आपने कहा कि मैम वैल्यू जो आ रही है ना वो भी 10% 5% से ज़्यादा ही आ रही है। आ रही है मानते हैं क्योंकि आएगी। क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो ऑब्वियसली एक का इफेक्ट तो ज़्यादा होगा ही दूसरे से। पर ज़रूरत नहीं है इस सवाल को फॉर्मूले से करने की। सिंपल सा लॉजिक लगाना है। -0.5 दी हुई है, लेस देन 1 वैल्यू है, 0.5 वैल्यू है, इन इलास्टिक डिमांड होगी। इन इलास्टिक में क्वांटिटी पर असर कम आएगा, प्राइस पर ज़्यादा आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कंजम्पशन 5% से कम हो जाए, 5% से कम हो जाए, तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 5% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। क्लियर है जी सवाल? श्योर? आगे बढ़े। गुड। 21 का सी। व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 23, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, जिसकी वजह से डिमांड 10% से बढ़ जाती है। वैल्यू कितनी? प्लस या माइनस? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है इसलिए नहीं। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एडवर्टीजमेंट के खर्चों को बढ़ा रहे हैं तो इस उम्मीद से कि डिमांड भी बढ़ेगी, हेंस पॉजिटिव वैल्यू आती है। 24 का आंसर करें। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स प्राइस एंड डिमांड हैव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ हैबिचुअल गुड्स? जिन गुड्स की आदत है
क्या उन गुड्स के ऊपर प्राइस चेंजेस का ज्यादा असर आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर क्या करेंगे? इनइलास्टिक। परफेक्ट वाला नहीं, नहीं, अपनी तरफ से परफेक्ट नहीं मानना। मैम व्हाट इफ ये ऑप्शन ही ना दिया होता? हाँ, फिर हम परफेक्टली इनइलास्टिक के साथ जा सकते थे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट 26, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बोलो जी। ए, गिफिन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है, इसलिए आंसर ए। विबलिन गुड्स हैव कैसा डिमांड कर्व? क्या विबलिन गुड्स प्रेस्टीज गुड्स होते हैं? क्या जितना ज्यादा प्राइस होता है उतनी ही ज्यादा डिमांड होती है? तो बोलो ना, कर्व कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग। जितनी भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हैं उन सब केसेस में डिमांड कर्व अपवर्ड ही बनेगा, तभी तो वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का उल्टा रिश्ता नहीं दर्शाया जा रहा है। जो भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है उन सभी केसेस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा। और विबलिन गुड्स जो आपने कॉन्स्पिशियस गुड्स किए थे, ये वही तो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट पॉइंट। हेंस इसमें भी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। स्पेक्युलेटिव गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। जितने भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि ये सब वो पॉइंट्स है जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। तो अगर होता तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता ना, अभी लॉ ऑफ डिमांड इन पर नहीं लग रहा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। 28 का जवाब वाइट गुड्स। एग्जाम में जब ये सवाल आया था सिर्फ वाइट गुड्स लिखा हुआ आया था, ये हमने आपको लिख के दिया है, तो ये मत मान के चलें कि अगर सवाल आएगा तो वो आपको ये लिख कर भी देगा। लिख दिया बढ़िया बात, नहीं लिखा तो वाइट गुड्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात हमसे कही है। इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक्सेप्शन के ये वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट बताओ, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी का चेंज, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। परफेक्ट या रिलेटिव? रिलेटिव। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज टिपिकली पॉजिटिव। इफ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो गई, ये क्या लगेगा इसके ऊपर? प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नहीं दिया किसी ने आंसर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए दो गुड्स का होना जरूरी है, यहाँ उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये बिल्कुल सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी था, हमने किया था। ऑन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी के प्राइस बढ़े, डिमांड फॉर कॉफी भी बढ़ गई। कैसे गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बाय 5%, 5% से डिमांड बढ़ी, व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड इंक्रीजेस बाय 20%, ईडी बोलो क्या? 1/4.25। साइन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे पता चला? डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बताना कौन से गुड्स होंगे ये? सब्स्टिट्यूट। आगे बताओ, डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड अपवर्ड स्लोपिंग। 35, Ram and Sons are going for heavy advertisement campaign to enhance their sales. When analyzed, it was realized that the expenditure on advertisement by the company has gone up from 2 लाख से 3 लाख। तो आप बताओ क्यों किया होगा? ताकि डिमांड बढ़े या कम हो? बढ़े। तो साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। बताओ ना EA की वैल्यू, डेल्टा Q बाई डेल्टा A इंटू A बाई Q। तो क्या आएगा आंसर? 2। चेक करते हैं। डेल्टा Q 10 लाख अपॉन डेल्टा A इंटू A बाय Q। क्या ऐसे ही किया है? आएगा आंसर 2। नेक्स्ट, इफ द क्वांटिटी, अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एज इट इज।
इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, बोलो ना, पहले तो ये बताओ, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूट। साइन कौन सा आएगा? वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन। वेरी गुड। आप देख रहे हो लेवल एग्जाम के सवालों का, क्या बहुत मुश्किल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप प्लीज घर में पढ़ें, साथ साथ चलें, आगे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितना हम क्लास में कर रहे हैं। बुक की रीडिंग जरूर करें, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस कर लो, बहुत है दोस्त। 175 तो ये हैं सवाल, 10 सवाल एक्सरसाइज में बुक में चैप्टर के बीच में भी थे। ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चंस, 185 क्वेश्चंस सिंगल चैप्टर से आपको दे रखे हैं। और ये जो एडिशनल क्वेश्चंस की लिस्ट है ना इसके बाद, ये आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेंगे, आपके इस वाले स्टडी मैट में। ये पहले आया करते थे, अब नहीं मिलेंगे आपको। आपकी जो बुक है ना, आप यकीन माने, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। आपको इधर उधर घूमने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कर लो, हो जाएगा, हो गया समझो। अगर आप हमारे साथ चलेंगे, जैसा कह रहे हैं आप वैसा करेंगे तो। नेक्स्ट देखें, The household income increases by 20%, consequently डिमांड जो है वो भी इंक्रीज करती है 30% से। बोलो ना, गुड्स कैसे? नॉर्मल गुड। कैसे पता चला? एक तो इनकम दे रखा है तो नॉर्मल या इंफीरियर में ही कैटेगराइजेशन होगा, और इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो गुड कैसे होंगे? नॉर्मल गुड। साइन पॉजिटिव आएगा। सही है क्या? 38 का जवाब देंगे। Which of the following methods calculate elasticity of demand by using this formula? क्या आर्क इलास्टिसिटी में हम ये फॉर्मूला लेते हैं? नहीं लेते। इनकम इलास्टिसिटी? नहीं। क्रॉस में? नहीं। क्या बचा? पॉइंट। क्योंकि ज्योमेट्रिक ऑप्शन नहीं है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिक लीनियर कर्व के किसी पॉइंट पर ही तो इलास्टिसिटी बताता है। सो गो विद द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। सवाल गलत नहीं है, आप सोचे कि ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ज्योमेट्रिक मेथड होता है। ज्योमेट्रिक मेथड भी तो डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर ही इलास्टिसिटी बताता है। हेंस डी इज ऑल्सो करेक्ट। 39, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई। डायरेक्ट रिश्ता, गुड्स कैसे? सब्स्टिट्यूट। जल्दी से बताओ, the term which refers to the demand for consumer goods which decreases owing to the fact that others are also consuming, snob effect। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करेंगे। कमिंग बैक टू द चैप्टर सप्लाई, चलिएगा। जल्दी से मेरी मदद करोगे बताने में, 22 में क्या था? बाईस दोस्त, आपकी बुक का ही सवाल है। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इफेक्ट लगेगा। अश्मित, आपने इसका मतलब प्राइस इफेक्ट, जब हमने इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था ना, वो कॉन्सेप्ट उड़ा दिया। एनी हाउ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कर चुके हैं, समझा चुके हैं। प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट से मिलकर बनता है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन। यहां पर इनकम और सब्स्टिट्यूशन तक नहीं पहुंचना, रीजन बीइंग, सिंपल सा सवाल है, अगर डिमांड कम हो रही है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बताना है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता था? अगर दो प्रोडक्ट्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, एक का प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट, तो हम हमेशा सस्ते वाले प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करेंगे, उसकी जगह परचेस करेंगे जो दूसरे सब्स्टिट्यूट के प्राइजेस नहीं बदले हैं, क्योंकि वो अभी हमें महंगा लगने लगा है। दोस्त, आपने पक्का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला लेक्चर मिस किया हुआ है। चलिए मदद करो, बताओ, समझाओ मुझे।
एक कॉन्सेप्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद है? किया था, किया तो था। आगे देखें, आप मुझे ये बताओ कैसे कैलकुलेट करते थे? कैसे कैलकुलेट करते थे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, परसेंटेज से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, ये होता क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस। मुझे क्या करना है? मैंने बस यहां पर सप्लाई लिखना है। मुझे क्या करना है? बस ये ईडी को हटा के ES लिखना है। मुझे यहां भी यही करना है। काम खत्म। अब यहां क्या पढ़ रहे हैं हम कि सप्लाई कैसी हरकतें करेगा, रिस्पॉन्स कैसा करेगा, किसको? विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस। अगर मैंने अपना प्राइस मेरा 10% से बढ़ता है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ती है, क्यों बड़ा बड़ा ले रहे हैं हम? इंक्रीज दोनों साइड सेम डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस और सप्लाई का रिश्ता डायरेक्ट होता है। तो अगर मेरा प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी 10% से इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या कह दूं मैं? यूनिट इलास्टिक सप्लाई। अगर मेरा प्राइस 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो अब मुझे चेक करना है कि मेरी सप्लाई ने कैसी हरकत की है। क्या मैम? फिर से समझाओ। हाँ, फिर से सुनो। लेट अस सपोज मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5% से, ठीक है? तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है? मेरी क्वांटिटी सप्लाइड हो सकता है 5% से ही बढ़े, हो सकता है 10% से बढ़ जाए, हो सकता है 3% से बढ़े, हो सकता है बिल्कुल ही चेंज ना आए, हो सकता है इनफाइनाइट चेंज भी आ जाए। ऐसे ही तो डिमांड में भी पढ़ा था, आज वही चीज सप्लाई में पढ़नी है। बस इसी चीज को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर प्राइस में किसी प्रकार का चेंज आ जाए। और उसके रिस्पॉन्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज? आप मुझे बताना। अब मुझे बताना, अगर मेरा लेट अस सपोज क्या प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10% से, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10% से, क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ जाती है। जरा मुझे ES की वैल्यू निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ पे डेल्टा Q कितना है जी? 10 और डेल्टा P 10, तो बोलो ना वैल्यू क्या? 1। क्या आप इसको यूनिट इलास्टिक सप्लाई बोलोगे? हाँ बोलोगे, यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है। अगर इसके ग्राफ की बात करें, इसके ग्राफ की बात करें, अगर मेरा प्राइस और सप्लाई, आपको पता है ना क्या, कि मेरा जो ये सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर ये मेरा OP प्राइस चल रहा है, उस पे मैं OQ क्वांटिटी ले रही हूं। अगर मैंने 10% से अपने प्राइस को बढ़ाया, तो ये भी 10% से बढ़ेगा। सप्लाई कर्व कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग, ओरिजिन से निकलता हुआ जाता है। बिल्कुल सिमिलर चेंज है। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में, सप्लाई में चेंज, फिर प्राइस में चेंज, सप्लाई में चेंज। प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस और कम सप्लाई और कम। तो हमारा कर्व कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ओरिजिन से करेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। याद है? ऐसे ही डिमांड में क्या होता था? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। ठीक है, नेक्स्ट केस देखें।
आगे मुझे बताओ, अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई 20% से, ES की वैल्यू डेल्टा Q बाई डेल्टा P क्या आएगी? 20/10, ES कितना आया? 2 आया। क्या ये ग्रेटर देन 1 है? तो वैल्यू, उसका नाम क्या बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट या रिलेटिव? रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आप ना मुझको बताना ग्राफ की बात। क्या बताओगे ग्राफ में आप मुझको? आप मुझको ये बताओगे, मैं बना रही हूं ना जो, बस वही वही आप उसको कंसिडर करना, देखना, और फिर जो आपका कंक्लूजन होगा ना वो हम बुक में लिखेंगे। आप मुझे ये बताना, मेरा ओपी प्राइस, OQ सप्लाई, ठीक है। प्राइस का चेंज दोस्त मुझे कितना दिखाना है? 10%। क्या मुझे क्वांटिटी का चेंज ज्यादा दिखाना है? मतलब मेरा क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा हो जाए, ऐसा ही होगा ना? क्या ऐसा ही कर्व कुछ बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। आप क्या ये बात देख पा रहे हो? अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है? वाई एक्सिस को। मतलब कि जब मेरी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है तो सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम वाई एक्सिस और प्राइस एक्सिस। ये बात आप लिखेंगे बुक में ऑन पेज नंबर 70, फर्स्ट डायग्राम यहां पर। क्या इस वाले डायग्राम में भी सप्लाई कर्व वाई एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है? यहीं पर लिखेंगे सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम वाई एक्सिस और प्राइस एक्सिस। यहां से सवाल आता है एग्जाम में कि कौन से केस में मेरा सप्लाई कर्व विल शूट अप फ्रॉम वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। और अगर वो ओरिजिन से जाएगा तो वो यूनिट इलास्टिक है, वाई से जाएगा तो रिलेटिवली इलास्टिक है। अभी जब एक्स को कट करेगा ना तो वो इन इलास्टिक की बात पर हम जाएंगे, अभी देखेंगे। पहले आप इतनी लाइन लिख लो। समझ में आया आपको? श्योर? लिखा? चले आगे देखें। थर्ड केस, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है 10% से, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है 5% से, मेरे ES की वैल्यू क्या? कैसे निकलेगा? 5/10 क्या आएगा? 0.5। इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। रिलेटिव या परफेक्ट? अच्छा एक बात बताओ, क्या इनमें भी यही हरकत हो रही है? कौन सी हरकत मैम? यूनिट इलास्टिक में डेल्टा Q डेल्टा P के बराबर है। अच्छा, इस वाले केस में मेरा रिलेटिवली इलास्टिक में डेल्टा Q डेल्टा P से ज़्यादा है। नेक्स्ट वाले केस में इसमें मेरा डेल्टा Q लेस देन डेल्टा P है। सेम ही तो चल रहा है सब कुछ। अभी बस फर्क क्या है? वो क्वांटिटी डिमांडेड थे, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। मैं बार बार एस नहीं लिख रही क्योंकि सप्लाई चैप्टर चल रहा है, आपको पता है कि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। पर जब दोनों चीजें आएंगी जैसे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे बताना जरूरी हो जाएगा कौन से सप्लाई का यूनिट है, कौन से डिमांड वाले यूनिट्स हैं। वहां पे फिर हम QD और QS इंडिविजुअली डिनोट करवाना शुरू करेंगे। आई बात समझ में? जरा इसका ना हम ग्राफ चेक करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, लेट अस सपोज मेरा OP प्राइस OQ क्वांटिटी है, ठीक है। अब मुझे प्राइस कितने से बढ़ाना है? 10% से मुझे अपने प्राइस को बढ़ाना है। मेरी क्वांटिटी क्या कम से बढ़ेगी?
तो क्या ये ऐसा ही होगा कुछ? और अगर अब कर्व बनाना पड़े तो क्या ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा? क्या आपको ये लग रहा है कि मेरा जो सप्लाई कर्व है इट शूट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस? इसको आप और अगर आगे लेके जाएंगे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा. सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई. लिखेंगे बुक में. नेक्स्ट ही है इसके बाद, नहीं बैक पेज पर, पिछले पेज पर आएंगे. सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस और क्या लिखेंगे इसको? क्वांटिटी एक्सिस. कब? जब मेरी सप्लाई कैसी है? रिलेटिवली इन इलास्टिक है. जब इन इलास्टिक सप्लाई है तो क्वांटिटी पे कम फर्क आता है, क्वांटिटी एक्सिस को कट करता है. और जब मेरी इलास्टिक सप्लाई है तो प्राइस का चेंज कम होता है, असर सप्लाई पे ज्यादा आता है, तो प्राइस एक्सिस को कट करता हुआ वो जाता है. क्लियर है ये बात? ठीक है. यही आएगा एग्जाम में, जितना बता रही हूं उतना ही आएगा. यहां से सवाल आएगा, यहां से या यहां से. कौन से केस में सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को शूट करेगा, वाई एक्सिस से करेगा या ओरिजिन से करेगा? इस प्रकार से सवाल आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. क्लियर है दोस्त? ठीक है. यूनिट इलास्टिक भी हुआ हमारा. अब जल्दी से बताओ, मैंने प्राइस को तो बढ़ाया लेकिन सप्लाई मना कर रही है, मैं तो नहीं हिलूंगी, जरा भी चेंज नहीं आएगा. जो कि देखो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमें समझना है. जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक वाले कॉन्सेप्ट डिमांड में पॉसिबल नहीं थे, ऐसे सप्लाई में भी बिल्कुल चेंज ना आए, दैट इज थोड़ा सा इम्पॉसिबल. बट क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं, ये उनमें से एक है. एनी हाउ, अगर प्राइस में हमारा इंक्रीज होता है जिसकी वजह से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, तो ई एस कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी. क्यू तो यहाँ पे 0 है, अपॉन 10. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. क्या बोलूं इसको? सप्लाई में तो चेंज ही नहीं आया. बोलो. बहुत बढ़िया. परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक. अच्छा, इसका भी मतलब यही है क्या? अच्छा, इसमें कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस. प्राइस ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, क्वांटिटी सप्लाइड ने चेंज नहीं होना. ईएस क्या दिखेगा यहाँ पे? 0, जैसा डिमांड में था. खत्म बात. आपको आ रही है बात समझ में? अरे आप खुद बना के देख लो ना. क्या, जब मेरा प्राइस है 10, मेरा प्राइस है 20, मेरा प्राइस है 30, 40, क्वांटिटी तो हर बार 50 यूनिट, 50 यूनिट, 50 यूनिट, 50 यूनिट. कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा ग्राफ. ऐसा ही तो बनेगा. ऐसा ही बनेगा ना भैया. ये लेट अस सपोज ये 10 पे 50, फिर 20 पे 50, 30 पे 50, 40 पे 50, ऐसा ही तो बनेगा. ऐसा ही बनेगा. समझ में आया? चलो नेक्स्ट बताओ फिर आप मुझको. मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, जरा सा प्राइस भी चेंज करती हूँ ना, क्वांटिटी सप्लाइड बहुत बदल जाती है. बहुत बदल जाती है, इनफाइनाइटली बदल जाती है. ये तो 10% का फिर भी बहुत ज्यादा मैंने चेंज दिखा दिया. और ये माइन्यूट सा भी चेंज हो ना, सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है. बस सेलर इंतजार ही कर रहा था, कैसी जैसे ही 1 रुपए बड़ा प्राइस उसका, उसने पुराना स्टॉक सारा निकालना शुरू कर दिया सेल के लिए, ऑफर कर दिया सेल के लिए. उस केस में बताओ ना, ई एस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. क्वांटिटी कितनी? इनफाइनाइट अपॉन 10. बोलो ना, इन्फिनिटी अपॉन 10 कितना? इन्फिनिटी. ऐसे ही होता है क्या? पक्की बात? अच्छा, क्या बोलेंगे इसको? इन इन इलास्टिक. इलास्टिक.
इलास्टिक, सप्लाई या डिमांड? ठीक है, कर्व बताना जरा। पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। क्लियर है दोस्त? जल्दी से मुझे ना मदद करो बताने में। ES कितना? 1। जल्दी से बताओ ES कितना? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन। अरे वैसे ही देख लो ना, 1 से ऊपर, ऊपर की साइड पे है। अच्छा, अब बताना। अच्छा, इस केस में बताना। अच्छा, इस केस में बताना। समझ में आया? पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, जरा नामकरण करते हैं बुक से। आइएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि डेल्टा क्यू में कोई चेंज नहीं है, यानी कि ES की वैल्यू 0, यानी कि हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वेरी गुड। और बताओ, क्या इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनेगी? कैसे बनेगी? Irrespective of any change in price, the quantity supplied does not change. ऐसे ही बनेगी डेफिनेशन। क्या यही लिखा है? If as a result of change in price, quantity supplied remains unchanged. कर्व वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। क्या मुश्किल है? नहीं। आगे देखें। रिलेटिवली इलास्टिक का मुझे बताओ मतलब, क्या डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा? अच्छा, ये लेस इलास्टिक वाला केस है पहले, ठीक है। डेल्टा क्यू लेस देन डेल्टा पी, ऐसे ही होगा। क्या इस केस में ES की वैल्यू लेस देन 1 होगी? क्या हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा? हाँ करेगा। अगर डेफिनेशन बनानी हो तो क्या यही डेफिनेशन बनेगी? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और the proportionate change in price is greater than proportionate change in quantity supplied. ऐसे ही बनेगी ना डेफिनेशन। क्या यही लिखा है? If as a result of change in the price of good, supply changes less than proportionate. ठीक है? श्योर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें। अच्छा, रिलेटिवली इलास्टिक को, यानी कि डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी, ES की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सप्लाई कर्व कहां से जाएगा? Y एक्सिस को शूट करेगा। और डेफिनेशन कैसे बनेगी? When the proportionate change in quantity supplied is greater than the proportionate change in price, it is called as relatively elastic supply. Or when the proportionate change in price is less than the proportionate change in quantity supplied, it is known as relatively elastic supply. Clear है? आगे देखें। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या यही होता है? क्या ES की वैल्यू 1 होती है? क्या सप्लाई कर्व ओरिजिन से जाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब क्या? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यही तो लिखा है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? श्योर? आगे देखिएगा। परफेक्टली इलास्टिक में इसमें क्या बताओ, अगर हम बहुत थोड़ा सा प्राइस चेंज करें या ना करें तो उस केस में हमारा सप्लाई क्या इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। यही लिखा है। सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कब? व्हेन नथिंग इज सप्लाइड at lower price and an infinitesimally small change in price results in an infinitely large change in quantity. सब हल्का सा चेंज करते हैं ना प्राइस में, बहुत ज्यादा से सप्लाई चेंज हो जाती है। उस केस में क्या ES इक्वल्स टू इंफिनिटी? क्या कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। अरे दोस्त एक बात बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की आत्मा कहाँ से कहाँ तक भटकेगी? जीरो से इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी की आत्मा हमेशा जीरो से इन्फिनिटी ही भटकती है। क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में ही बात की है? अच्छा जरा अब फिर एक बार चेक करते हैं। ये मेरा स्केल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीरो, मिड वैल्यू वन, और यहाँ पे इन्फिनिटी। जल्दी से बताओ, अगर वैल्यू जीरो तो क्या बोलोगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। वन के केस में यूनिट इलास्टिक, इन्फिनिटी के केस में बहुत ही बढ़िया। अच्छा जल्दी से बताओ ना, अगर वैल्यू ये जीरो से वन के बीच में है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन। क्योंकि अगर एग्जैक्टली जीरो होगी तो परफेक्टली इन इलास्टिक, एग्जैक्टली वन होगी तो यूनिट इलास्टिक, कहीं बीच में होगी तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। और आगे बताओ ना, अगर इसकी आत्मा वन से इंफिनिटी में है तो बताओ ना, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन वन, लेस देन इन्फिनिटी। क्योंकि अगर एग्जैक्टली वन होगी तो अगेन यूनिट इलास्टिक, एग्जैक्टली इन्फिनिटी होगी तो परफेक्टली इलास्टिक, बीच में कहीं आत्मा इसकी भटक रही है तो रिलेटिवली इलास्टिक। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, इस केस में डेल्टा क्यू जीरो, इस केस में बराबर चेंज, मतलब इस केस में डेल्टा क्यू मेरा इनफाइनाइट, इस केस में क्यू का चेंज कम, इस केस में क्यू का चेंज ज्यादा। और बताओ, कर्व्स बताओ। परफेक्टली इन इलास्टिक में कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां पे ओरिजिन से जाएगा, यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिलेटिवली इलास्टिक में वाई एक्सिस से शूट करेगा और यहां पर एक्स एक्सिस से शूट करेगा। लिखना चाहो, बनाना चाहो, बना लो। पूरा क्रक्स, पूरे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्रक्स, लिखना चाहो लिख लो। इन्फिनिटी पे परफेक्टली इलास्टिक, हाँ जी। अच्छा हो सकता है अमन, हो सकता है इन्फिनिटी पे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है दोस्त, लिखा तो यही है ना, यही लिखा है। इसको लिख लो। और ये जब हो जाए तो अब हम सवाल करने शुरू करेंगे। डन, लिख लो। अच्छा यहाँ पे भी क्या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला मेथड हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या यहाँ पे भी पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब वही है कि प्राइस में बहुत ही कम सा छोटू सा चेंज जो नेग्लिजिबल हो, इग्नोर हो जाए? क्या इस केस में भी अगर पॉइंट इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है तो अपने को डेरिवेटिव लेना होगा? हाँ लेना होगा, जैसे पहले लिया था। अरे एक बात तो आपने बताई ही नहीं मुझे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में साइन कौन सा लगता है? इतना भी ना मेरे सुर में सुर नहीं मिलाने, सवाल सुनो फिर सुर मिलाओ। हाँ दोस्त सुनो ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में साइन कैसा, तो सप्लाई में कैसा? क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिश्ता
सीधा, तो साइन पॉजिटिव सीधा, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिश्ता उल्टा, तो साइन इलास्टिसिटी में भी उल्टा नेगेटिव। क्लियर है जी? ऑलवेज, ऑलवेज। ये साइन कोई कैलकुलेशन से नहीं आता, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है दो वेरिएबल्स का। हाँ, पॉजिटिव ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशन। गुड गुड ऑनलाइन दोस्त, सब बढ़िया चल रहे हो, वेरी नाइस। चलें, आइएगा, चलो फिर क्वेश्चन नंबर करेंगे आप, क्वेश्चन 2। लिखो पहले क्वेश्चन नंबर, लिखो जो जो करने हैं, लिखो। 2, 4, 5, 10, 12, 13, 17, अच्छा मैं लिख रही हूँ, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बस बस, चलें जी, शुरू हो जाएं। A vertical supply curve parallel to y axis, ये y axis के पैरेलल, ES कैसा रहेगा? 0, यही तो बताना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? 4। Elasticity of supply refers to degree of responsiveness of supply to changes in its price. Very good. Next, 5th, horizontal supply curve parallel to quantity axis. Infinity. ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर कोई कंफ्यूजन है ना, तो उसको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ तो वो मेंशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, तो हमें पता है हम क्वांटिटी एक्सिस के पैरेलल बना देते हैं। कई बार सिंपल लिख के देता है हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व कैसी इलास्टिसिटी दिखा रहा है, वर्टिकल सप्लाई कर्व कैसी इलास्टिसिटी दिखा रहा है, तो ना लोगों के राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये थोड़े से ना कंफ्यूजन वाले चीजें हैं, ये इस पे थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी बना के चलेंगे। 5th के बाद 10th, प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। सप्लाई जो है वो 25% से, ठीक है। साइन माइनस का पॉजिटिव, बस यही फर्क है, आप अगर माइनस लगा दोगे ना तो डिमांड की इलास्टिसिटी बन जाएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 12। देखो 12, अभी मैंने ऐसा डेटा आपको बना के भी दिखाया था, प्राइस तो देखो बढ़ रहा है पर डिमांड और सप्लाई नहीं बढ़ रही। क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 है? क्या ES 0 होगा? क्या कर्व मेरा ऐसे बनेगा? जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड। नेक्स्ट करें 12 के बाद 13। Which of the following statements about elasticity of supply is correct? 13 का जवाब देंगे, चलो। Price elasticity of supply is a measure of how much quantity supplied of a good respond to changes in the price. True. Price elasticity is computed as percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. True. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन लॉन्ग रन डिफरेंट होगी शॉर्ट रन से। ट्रू, ऑल ऑफ द अबव। 17, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। बाकी में क्या पंगा है? विदाउट, यहाँ डिमांडेड, हमसे सप्लाई पूछा है, हेंस BCD गलत है। 17 के बाद 18, 19, 20 सारे करने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। कितना मुश्किल सवाल है। इलास्टिसिटी 0 है यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑप्शन ए। अब कौन सा 20। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 यानी कि क्या यही मतलब है इसका, यही मतलब है ना, ठीक है। क्या इस केस में ही 1 आता है, हाँ आता है। जल्दी से जवाब दो। ए, क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज इज मोर देन प्राइस। आई होप ये जो हम डेल्टा और साइन लगा के करते हैं आपको बहुत इजी बना देते होंगे आंसर्स करना। आप आदत ऐसे ही डालें करने की क्वेश्चंस को। आई नो आप वैसे भी आंसर कर सकते हो, पर प्लीज इसको ऐसे लिखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद भी हो जाएंगे। बाद में कभी कंफ्यूज हो जाओगे तो ये चीजें आपको मदद करेंगी कि हमने किया कैसे था उस समय पर। 21 करेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंजेस इन प्राइस। और ये कितना मुश्किल सवाल है, यूनिट इलास्टिक। 22 तो करके बताओ, 22 तो करके बताओ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने डिमांड में करवाया था। फर्क क्या आएगा, सिर्फ साइन का। वहां शायद माइनस लगाया था, अब माइनस नहीं आएगा। ये सेम सवाल है। इंस्टीट्यूट यही सवाल एक्सरसाइज में देता है, यही पेपर में देता है, यही अपने ये बैक एक्सरसाइज में देता है। चलो जी करके बताओ। सबका डी है, किसका नहीं आया डी आंसर? करा ही नहीं तो करो ना, फिर करो। और जिसने किया है क्या उनका आया आंसर डी? चलो, जिन्होंने नहीं किया वो साथ में करो। सप्लाई फंक्शन, अरे थोड़ा धीरे बोलो। क्या डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू 10 आएगी? ठीक है, ये एक काम खत्म। Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p। प्राइस हमें दिया हुआ है कितना, 15। तो क्या यहां से 50 आएगी क्वांटिटी। ES निकलता है डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। क्या इस पूरे की जगह मुझे ये वैल्यू लगानी है 10 इंटू प्राइस कितना 15। क्वांटिटी अभी 50 निकाल के आए हैं। देखो 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, वैल्यू 3। अगर यही कह देता ना ये डिमांड फंक्शन है तो ये -3 बन जाता, बस। और कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कर पाए? श्योर? किसी का नहीं आया हो तो बता दो। हो गया ना? चलो नेक्स्ट कौन सा है? सारे हो गए, ठीक है। चलो आपकी बुक में पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन दिया है, जरा वो करके देखो। पेज 69 पर कीजिएगा। एक बार चेक करें, कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या लिखा था, बी लिखा था। एक बार चेक करो, क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हमने बी किया है? बी ही किया है ना दोस्त? आर्ची आपने गलत किया है बच्चे मार्क, हमने तो बी ही किया है। मैम 9 का आंसर कल आपने सी कराया था, नहीं मैंने बी ही कराया था। आपने आप अपने एंड पे चेक करें, बी ही किया था ना? हाँ जी आर्ची आपको चेक करना है, हमने सही किया है, बुक में भी सही दिया है। हुआ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है, माइनस लगाया है, लगा दो ना प्लीज। फिर क्या हो गया, एक माइनस इतना सा पेन ही तो चलेगा, क्या हो गया? अच्छा डिमांड में लगाते हैं, अरे बड़े प्यारे बच्चे हो। चलो अरे चलेगा दोस्त। चलो 70 देखो, पेज नंबर 70 पे आएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से सॉल्व करो। वही है, नहीं करोगे? अच्छा चलो ठीक है। आर्क, अच्छा अरे दोस्त
आर्क बुरा मान जाएगा। हो चलो चलो चलो, ES बताओ, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तीसरा आर्क बताओ, डेल्टा Q इंटू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो जरा चेक करो, बुक में भी यही लिखा है क्या? डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। क्या हुआ जी? ठीक है ना? चल अब प्लीज, अब ध्यान यहां पर, कॉन्सेप्ट अगेन इंपॉर्टेंट, अब ध्यान यहां पर प्लीज। ऑनलाइन आप भी नाश्ता कर रहे हो? नहीं, लंच का टाइम हो गया, लंच मत करो, अभी ध्यान से सुनो। जो भी कर रहे हैं प्लीज छोड़ दें सब काम और कॉन्सेप्ट सुने, ध्यान यहां पे दें। हमने एक टॉपिक किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किया था ना? किया था, जिसमें हमने कहा था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर ऑफ यूजेस, टाइम पीरियड, टाइट डिमांड, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, याद है? टाइम पीरियड, ये सब चीजें हमने की थी। अच्छा ठीक है, की थी। अब ना हमें क्या करना है, आज हमें करना है सप्लाई के रिस्पेक्ट में ये काम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सवाल मेरा, जवाब आपका। सुने, मैंने ना क्या किया, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल रही हूं कि सप्लाई इलास्टिक है तो मतलब वो चेंज हो सकती है, प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज हो सकती है। मैंने कहा सप्लाई इनइलास्टिक है, चेंज हो सकती है पर प्राइस के मुकाबले कम चेंज होती है, यही मतलब है ना? बस इसी लॉजिक को आपको रखना है दिमाग में। अब ध्यान देना, मैंने ना एयरक्राफ्ट मैंने कहा प्राइवेट जेट जो है ना ऑर्डर करती हूँ अमेज़न से, ठीक है? हाँ भाई साहब सुने, प्राइवेट जेट, एयरक्राफ्ट, शिप, सोचा हम जो है ना ये ऑर्डर करते हैं। हाँ ऑर्डर अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से ऑर्डर करते हैं। प्लीज 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 इधर देखें, इधर सुने। मतलब लेट अस सपोज डिफेंस के लिए कोई वेसल चाहिए, सुने अब बस हो गया मजाक। कहने का मतलब ये, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम बनवा रहे हैं जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। क्या ये जेट, शिप, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, इन सब का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या कॉम्प्लेक्स है? हाँ है। क्या एक दो दिन में ये तैयार हो जाती हैं चीजें? नहीं होती। क्या बहुत ज्यादा समय चाहिए? समय चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसा ही ना ऑर्डर किया जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मैंने उस प्रोडक्ट के लेट अस सपोज 5 यूनिट्स ऑर्डर किए, लेकिन कुछ समय बाद मैंने मैन्युफैक्चरर को बोला मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, 2 का ऑर्डर कैंसिल कर दो। या फिर मैंने मैन्युफैक्चरर को बोला कि 5 नहीं, अब मुझे 7 चाहिए और 7 तो उसी डिलीवरी डेट पर आने चाहिए जो 5 के लिए आपने डिसाइड की थी। बोलो ना, क्या दोनों ही केस में
मेरा मैन्युफैक्चरर, मेरा सेलर, मेरा सप्लायर बड़े प्यार से मान जाएगा? नहीं मानेगा। इसका मतलब क्या? वो क्या कहेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, उसने बहुत ज्यादा, उसका भी तो बनाने में इन्वेस्टमेंट आया होगा, और ये चीज कोई ऐसी तो नहीं है कि हम मना करेंगे तो दूसरा बंदा आके खरीद लेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट हो ये। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की है, ऐसे केसेस में क्या सप्लाई को इजीली आप कम ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा, मैंने उनको बोला कि ना प्राइस ना आपने तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब ना हम ना कम आपसे लेंगे। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, उस केस में सप्लाई को इजीली चेंज किया नहीं जा सकता। तो इस चीज के लिए क्या बोले, इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम। कम इलास्टिसिटी के लिए क्या अक्षर हम इन इलास्टिक सप्लाई बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। आइएगा फर्स्ट पॉइंट पर, प्रोडक्ट्स दैट इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर जिन्हें बनने के लिए ज्यादा समय चाहिए, उनकी इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम। इन इलास्टिक सप्लाई। समझ में आया लाल? पक्की बात। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। अब मुझे बताओ, मैंने दो प्रोडक्ट लिए, कार और मैंने एक प्रोडक्ट लिया बाइक। इन दोनों में से बताओ किसकी इलास्टिसिटी कम? कार की। अब मुझे बताओ, बाइक और बाइसिकल, किसकी इलास्टिसिटी कम? बाइक की। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कार की इलास्टिसिटी ज्यादा ही रहेगी। प्रोडक्ट इन क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। उन दोनों प्रोडक्ट्स में जो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बन रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, उसकी सप्लाई को बहुत जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। अब आप एग्जाम्पल में लेती हूं, साइकिल एंड पेंसिल, किसकी इलास्टिसिटी कम? साइकिल की। क्या आपको समझ में आई बात? यही एग्जाम्पल है। कह रहे एयरक्राफ्ट और क्रूज शिप्स इज लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ मोटर बाइक्स। अब मोटर बाइक्स एंड साइकिल में बाइक की कम इलास्टिसिटी, साइकिल और किसी और प्रोडक्ट जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, अब साइकिल की कम हो जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आया? समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट भी हम आपको अभी इसी में ही मैं आपको समझा चुकी हूं। दूसरा पॉइंट देखो, कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसको बनने में ज्यादा समय लगता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम। अब एक बात मुझे बताओ, डिमांड में मैंने आपको एक वो दूल्हे राजा वाला एग्जाम्पल दिया था कि उसमें क्या था कि शॉपिंग करने के लिए टाइम कम था, तो एडजस्टेबिलिटी हमारे कंज्यूमर की कम थी, जिसकी वजह से इनइलास्टिक डिमांड थी। ऐसे सप्लाई में मैंने बोला मुझे ना कार्स लेनी है। मेरा क्या है, मेरा ना ओला के साथ मैंने क्या किया, लेट अस सपोज मैंने टाई अप कर लिया है। तो अब मैंने क्या कहा, मेरे को 10 गाड़ियां चाहिए, ये ओला वालों के साथ टाई अप मेरा हो गया है। मैं जाती हूँ शोरूम में, मैंने उनको बोला मुझे तो ना 10 गाड़ियां आज के आज ही चाहिए, मुझे तो कल से अपना बिजनेस शुरू करना है। क्या वो दे देंगे, मान जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आपको क्या लगता है लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी या बेसिकली सप्लाई को एडजस्ट करना आसान है या शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन में सप्लाई को एडजस्ट करना आसान है।
और यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन उसका क्या होता है, लॉन्ग रन में मेरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना वेरिएबल हो जाते हैं। तो मैं चाहूं ना क्या, मैं चाहूं ना क्या कि मुझे ज्यादा बनाना है, और अगर मैं लॉन्ग रन में हूं तो मैं नई मशीनरी भी परचेज कर सकती हूं। पर अगर मैं शॉर्ट रन में होती हूँ ना तो ऐसा जल्दी से नहीं हो जाता। ऐसा काम की मशीनरी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, क्या ये यूं ही हो जाएगा? इट टेक्स टाइम। ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन पूरा प्रोडक्शन चैप्टर में आएगा। बहुत ही क्लासिक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। एनी हाउ अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना बताओ, फिर से जो मैंने अभी पहले आपसे पूछा, फिर से मुझे बताओ, लॉन्ग रन में सप्लाई इजीली एडजस्ट होगी या शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन में। तो यहां पे अगर सप्लाई इजीली एडजस्ट हो सकती है तो क्या बोलूं, सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक? इलास्टिक है। और शॉर्ट रन में क्या सप्लाई एडजस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती इजीली। तो इसके लिए क्या बोलूं, सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक है। आई बात समझ में? पक्का? चलो बुक से पढ़ो। कह रहे जितना ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा, मतलब उतना क्वांटिटी सप्लाइड का असर प्राइस से ज्यादा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अच्छा जल्दी से बताओ मुझको, मार्केट में जितने ज्यादा सेलर्स उतनी ज्यादा सप्लाई, तो सप्लाई इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। उतनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में ज्यादा उतनी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, उतनी ही इलास्टिक ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, बस यही लिखा है। कह रहे हैं सप्लाई इलास्टिक होती है कब? जब देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमने एक मार्केट पढ़ेंगे मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में आपको पता होगा सिंगल सेलर होता है, और यहां पे आपको ये भी पता होगा एंट्री जो है ना वो इजी नहीं होती, बैरियर्स होते हैं। पता होगा, ये पढ़ेंगे, ये भी हमारा टॉपिक है। आप एक बात बताओ, जब आप मार्केट में इजीली एंट्री नहीं ले सकते हो तो क्या मार्केट में सप्लाई कम होगी? अगर सप्लाई कम होगी तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? वो भी कम होगी, यानी कि इन इलास्टिक होगा। मतलब जितने बैरियर्स ज्यादा उतनी इलास्टिसिटी कम, और जितने कम बैरियर्स उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा। क्योंकि बैरियर्स लगा देंगे तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ नहीं पाएंगे और इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। आइएगा, सप्लाई इलास्टिसिटी इज ऑल्सो हायर when there are few barriers of entry into the market। few मतलब कम, आप जा सकते हो, जा सकते हो। अगर आप मार्केट में एंट्री कर पा रहे हो तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और इलास्टिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और यही स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट बैरियर्स हो जाएं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाए तो क्या सप्लाई उस मार्केट में कम होगी? होगी। क्या इलास्टिसिटी भी कम होगी? हाँ होगी। नेक्स्ट। अच्छा अब ना आप मेरे को बताना, एक बात और बताना, मेरी घर जैसी फैक्ट्री, ठीक है, ये घर जैसी फैक्ट्री, हाँ, इस फैक्ट्री की प्लांट कैपेसिटी 100%, चलो परसेंटेज में बात नहीं करते, यहाँ देखो 100% इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
100% का मतलब है मैं 10,000 यूनिट्स ना बना सकती हूँ, ठीक है, मैं 10,000 यूनिट्स बना सकती हूँ। मैं फिलहाल अभी इस्तेमाल कर रही हूँ इसका 80%, तो मतलब मैं कितना बना रही हूँ, 8,000 यूनिट्स बना रही हूँ। मैं कितने और बना सकती हूँ, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बची हुई है, 20%। इसको कहा जाता है आइडल कैपेसिटी। जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं वो आइडल, आइडल खाली पड़ा हुआ है, आइडल कैपेसिटी, ठीक है। ये मैं, ये कौन, ये मैं, ठीक है। अब हम लेते हैं आपको, अब कौन, आप, ठीक है। सुने, आप अपनी फैक्ट्री में, आप अपनी फैक्ट्री में 100% पर 10,000 यूनिट्स आप भी बना सकते हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 60%, तो कितने यूनिट्स बना रहे हो, 6,000। आपके पास कितनी कैपेसिटी आइडल है अभी, 4,000 यूनिट्स की। आइडल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, स्पेयर कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं, स्पेयर कैपेसिटी। अच्छा, अब आप मुझको ना एक बात बताओ, मैं एक्स्ट्रा कितने बना सकती हूँ, 2,000, और आप कितने एक्स्ट्रा बना सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, 4,000, ठीक है। लेट अस सपोज दिवाली का सीजन है, ठीक है, दिवाली, दिवाली आ रही है, अपने को ऑर्डर आता है, हम आप मान के चलो, मैं आप हम लोग कैंडल, सेंटेड कैंडल्स का प्रोडक्शन करते हैं। दिवाली पर ऑर्डर आया है, दिवाली पर ऑर्डर आया है, मुझे कह रहे हैं 5,000 कैंडल्स का ऑर्डर आया है। मैं 8,000 तो ऑलरेडी बनाकर बेच रही हूं, आप 6,000 ऑलरेडी बनाकर बेच रहे हो। आप मुझे बताओ, ये 5,000 का ऑर्डर पहले किसको मिल जाएगा, मुझे या आपको, आपको, मतलब आप लोगों को, आपको। क्योंकि अगर मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा बनाकर दे पाऊंगी, आप कितना बना के दे पाओगे, 4,000। तो अगर आप अपने आप को ही सोचो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आप टुकड़ों में थोड़ी ना खरीदोगे, 100 यूनिट इससे खरीद लिए, 50 इससे, शादी के कार्ड 400 इससे बनवा लिए, 200 उससे बनवा लिए, कुछ ऐसा करोगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे, ऐसी थोड़ी ना हरकतें करोगे। तो यहां पे आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, जितनी ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी, प्लीज प्लीज ध्यान इधर, जितनी ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी उतना ही सप्लाई को आप ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे, और उतनी ही ज्यादा सप्लाई इलास्टिसिटी। क्या आपको समझ में आया? अब यहां पे तो इन्होंने बस एक ही लाइन दे रखी है, ग्रेटर द स्पेयर कैपेसिटी ग्रेटर द इलास्टिसिटी। समझ में आ रही है बात? श्योर? तो ये हमने आपको इस प्रकार से समझाया। नेक्स्ट पॉइंट का जवाब देंगे। अच्छा, जल्दी से बताओ मेरे को, मुझको ना अपनी घर जैसी फैक्ट्री में ना कुछ प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज का, हाँ, उस चीज को बनाने के लिए दोस्त मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, मतलब इनपुट्स कुछ चाहिए होंगे, चाहिए होंगे। अगर ये इनपुट दोस्त इजीली अवेलेबल हो जाएं, ज्यादा भटकना ना पड़े, हर काम के लिए मुझे जो है वो कहते हैं ना थोक की मार्केट में ना जाना पड़े, आसपास से ही चीजें मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, ज्यादा जो है पंगों में कलेश में ना पड़ना पड़े, सिर दर्दी ना हो, मतलब इन ऑल रॉ मटेरियल इनपुट मुझे इजीली एक्सेसिबल हो जाएं, तो क्या उस केस में मैं सप्लाई बिना किसी परेशानी के बढ़ा सकती हूं? मुझे पंगा तो नहीं आएगा अगर ऑर्डर आ जाए तो कहीं मैं, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, इसके लिए तो ना हमें ना रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ता है और कम से कम 1 महीना लगता है आने में, बहुत दूर से आता है, आसपास तो ये चीज बनती ही नहीं है। पर अगर दूसरी तरफ अगर ऑर्डर कोई आया है और मुझे वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो आसपास से ही मिल जाता है, क्या मैं सप्लाई को इजीली एडजस्ट कर पाऊंगी? तो इस केस में बताओ, जब इजी एक्सेसिबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की, इनपुट की, तो क्या सप्लाई इजीली एडजस्ट हो जाएगी?
विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंजेस, लेट अस सपोज प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज्ड प्राइस पर सेलर जो है वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, पर वो ज्यादा तो तभी सप्लाई करेगा ना जब उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तभी तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तभी तो वो कहेगा अरे 10% प्राइस, अरे प्राइस बढ़ गया, मार्केट में प्राइस बढ़ गया, मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, ज्यादा सप्लाई करूंगा। वो ज्यादा तो तभी सप्लाई करेगा ना अगर उसको रॉ मटेरियल अच्छे से ढंग से इजीली मिल जाएंगे। तो इसका मतलब प्राइस का जो चेंज है उसका असर ज्यादा आएगा क्वांटिटी पर वहीं दूसरी और ये रॉ मटेरियल 1 महीना लगा रहे हैं आने में, फिर बनने में भी टाइम लगेगा, तब तक तो हो सकता है प्राइस जो अभी 10% बढ़ा है वो 10% कम हो जाए, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। आपको समझ में आई ये बात? तो क्रक्स क्या हुआ, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है ना और प्राइस वहां से इंक्रीज हो जाए मार्केट में, तो सेलर जल्दी से सप्लाई बढ़ा सकता है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल परचेज करने की कोई मगजमारी नहीं है। आई बात समझ में? चलिएगा बुक से पढ़ेंगे। अगर रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल देन सप्लाई विल बी इलास्टिक। समझ में आया? अभी जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस ना बड़ा कॉम्प्लेक्स था। अभी आप बोलो एयरक्राफ्ट के पता चल रहे हैं मार्केट में ना प्राइजेस बढ़ गए हैं, हाइपोथेटिकल कि हर कोई परचेज करता है, एयरक्राफ्ट के जो है ना प्राइजेस बढ़ गए हैं, क्या तुरंत एयरक्राफ्ट की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? नहीं बढ़ाई जा सकती, मतलब क्वांटिटी पर असर कम आएगा प्राइस चेंजेस का। आप समझ रहे हो हम पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है जी, ठीक है। ऐसी इसको जरा रिलेट करके देखो, ये वाला लेट अस सपोज मार्केट में पता चलता है मुझे प्राइस किसी प्रोडक्ट के बढ़ गए हैं और मेरे पास आइडल कैपेसिटी है, तो जितनी ज्यादा आइडल कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा उठा पाऊंगी ना। कम प्रोडक्शन कम आइडल कैपेसिटी पर कम ही बना के बेच पाऊंगी, तो ये बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा भी तो कम ही मिलेगा मुझे, यानी कि ये इलास्टिक ज्यादा क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है। समझ में आई बात? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, those commodities which can be easily and inexpensively stored without losing value। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, सुनिएगा ध्यान से। मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, लेट अस सपोज एग्स। क्या इनकी शेल्फ लाइफ 1-2 दिन की ही होती है? दो, मुझे जिनको पता है वो बता दो, कितने डेज की? 3 डेज की? बताओ ना क्या है, बोलो ना। एग्स की शेल्फ लाइफ कितनी अज्यूम कर लूं? चल 30 डेज, हाँ 1 महीने की होती है। बस कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अरे छोड़ो छोड़ो, डिबेटेबल टॉपिक। हाँ कोई 30 डेज, कोई तुम क्या था ये, कमेंट था कोई? चलो ध्यान दो, अमन किसके लिए बात कर रहे हो दोस्त? अच्छा चलो सुनो, सुनिएगा प्लीज। ब्रेड, क्या ब्रेड विद इन 1 वीक आपको कंज्यूम करनी होती है? हाँ करनी होती है। लेट अस सपोज इस ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो सेलर सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं ज्यादा सप्लाई करूं। वो ब्रेड डेली अगर 10 यूनिट्स परचेज करता है, उसका अनुमान है कि उसके एरिया में उससे डेली 10 यूनिट्स जो है बिकती हैं, और अब उसे पता चला है मार्केट में प्राइस ना ब्रेड के बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे। क्या वो ये ब्रेड के जो यूजुअली 10 यूनिट्स बिकते हैं वो खरीद के लाता है और 10 यूनिट्स बेचता है, क्या वो 10 को सीधा 1000 यूनिट्स परचेज कर सकता है? नहीं कर सकता, खराब हो जाएंगी। इनकी शेल्फ लाइफ
इतनी नहीं है कि वो स्टोर करके रखे और वो वैसा ही रहे उसका नेचर। क्या इस ब्रेड की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी आफ्टर 1 वीक? हो जाएगी ना, हो जाएगी। क्या ये 1000 यूनिट्स स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा मांगेंगे? मतलब स्टोर करने का खर्चा भी ज्यादा होगा। अभी तो एक रेफ्रिजरेटर में तो 10 ब्रेड आ जाती थी, 1000 ब्रेड के लिए ज्यादा स्पेस भी चाहिए, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, जिनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो बहुत ही शॉर्ट टाइम, कम हो जाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कम। क्या ये बढ़े हुए प्राइजेस का ज्यादा फायदा उठा सकता है? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि खराब हो जाएंगी। क्योंकि स्टोर करने के लिए भी तो पैसा लगेगा ना, स्टोरेज कैपेसिटी भी तो चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत तो फायदा उठा लेगा। अभी 10 लेकर आता है, चलो 20 ले आएगा, 25 ले आएगा, 1000 तक तो नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी डेली की 10 यूनिट्स बिकती हैं, वो 1000 यूनिट्स कैसे बेच लेगा? एक हफ्ते की शेल्फ लाइफ 10 यूनिट डेली के, तो 70 यूनिट एक हफ्ते में बिकेंगे। खरीद के कितने लेकर आया है? 1000। तब भी क्या 930 बर्बाद हैं? चलो मैं कहती हूं और इसने एक्स्ट्रा बेच दिए, 900 फिर भी बचे हैं, 800 तो फिर भी बचे हैं। बोलो ना, क्या ऐसे केस में सेलर हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा 1000 ब्रेड लाने की? नहीं करेगा। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसकी वैल्यू शॉर्ट रन में की ही होती है, वो समय खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाए या स्टोरेज कैपेसिटी उसको ज्यादा लगे, उस केस में बोलो ना, सप्लाई इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। अच्छा, पर वही दूसरा प्रोडक्ट लो, लेट अस सपोज मैं लेकर आती हूं सूट। मैंने शॉप ओपन की, मैंने वहां पे सूट और साड़ी का बिजनेस करना शुरू किया। क्या मैं सूट और साड़ी, मुझे दिख रहा है आगे सीजन आने वाला है शादियों का, दिवाली का, क्या मैं ज्यादा सूट लेकर आ सकती हूं? ये सोचना जरूरी है कि हो अगर नहीं बिका तो? ऐसा तो नहीं बिकेगा तो गोडाउन में, वेयर हाउस में रख दोगे, बाद में कभी बिक जाएगा। बात खराब तो नहीं होगा ना, वो खराब तो नहीं होगा, उसकी वैल्यू में कमी तो नहीं आएगी। क्या आप इसको ज्यादा परचेस कर लोगे तो गुस्सा, नाराज तो नहीं हो जाओगे खुद से? नहीं। यहां पर बात क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो इनएक्सपेंसिवली स्टोर हो सकता है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, जो ड्यूरेबल नेचर का है, और जो अपनी वैल्यू डिग्रेड नहीं होने देगा, ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो हम सप्लाई भी ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। आई बात समझ में? यही है आपका पॉइंट नंबर 7। थैंक यू अमन। हाँ एग्जैक्टली, कि खरीद भी लेगा तो वो बेचेगा 1000 यूनिट्स कैसे, है ना? क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम है, उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी, एक हफ्ते के बाद उसे कोई नहीं खरीदने वाला। एग्जैक्टली। अभी आप जरा पढ़ो 7th पॉइंट पढ़ो, क्या आपको समझ में आ रही है वो लाइन? 7th लाइन पढ़ो, क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे। सुनो, मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है अपनी घर जैसी फैक्ट्री में। हाँ, मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूं, मेरे पास मेरे वेयर हाउस में रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जो भी मुझे इनपुट चाहिए वो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। अगर मेरे पास वेयर हाउस में रॉ मटेरियल का इनपुट्स जो भी रिक्वायर्ड है उनका
स्टॉक अवेलेबल है, उस केस में अगर मार्केट में प्राइजेस ज्यादा ऑफर होने लग जाएं तो क्या मैं अपनी सप्लाई को तुरंत बढ़ा पाऊंगी? हाँ, सप्लाई इलास्टिक हुई या इन इलास्टिक? क्या मैं बढ़े हुए प्राइजेस का ज्यादा फायदा उठा पाऊंगी? हाँ, इलास्टिक या इन इलास्टिक? पढ़िएगा 8th पॉइंट। इफ फर्म्स हैव एडिक्वेट स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, components and finished products, they will be able to respond with high price supply as price rises. समझ में आ रही है बात? श्योर? आगे बढ़िएगा। ये भी हो चुका है 9th वाला, देखिएगा। एक बात बताओ, मेरे को जीएसटी रिटर्न्स भरवानी है, हाँ? जीएसटी रिटर्न क्या कोई 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम का ही है? चलो ये भी एक एड ऑन फैक्टर, 11वीं 12वीं का बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम वाला ही क्या भर पाएगा? नहीं भर पाएगा? अच्छा, नहीं भर पाएगा, ठीक है। क्या कॉमर्स ग्रेजुएट भर पाएगा? कॉमर्स ग्रेजुएट है कोई? कॉमर्स ग्रेजुएट है, हाँ, मतलब भर तो पाएगा मैम अगर हम इसको सिखा दें तो, है ना, मतलब ट्रेनिंग दे दें तो ठीक है, भरनी तो आ जाएगी ना, हेल्प तो कर ही देगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई सीए को बोले भर देगा? अच्छा, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज मुझे समझ में आया कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने में, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, स्किल्ड लेबर चाहिए, पर वो स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा प्रोडक्ट है कोई और उसके मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएं और अपने पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, बोलो क्या बढ़े हुए प्राइस का ज्यादा फायदा उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? इन इलास्टिक कम। और वही अगर सोचो कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जिसको बनाने के लिए स्किल्ड लेबर, ट्रेंड लेबर लोगों की जरूरत थी, उस प्रोडक्ट के मार्केट में प्राइसेस अंदेशा हो रहा है बढ़ने वाले हैं, क्या फटाफट से हम अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे? बिल्कुल बढ़ा देंगे, क्योंकि बनाने वाले हमारे पास लोग इजीली अवेलेबल हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी यही बात है, कह रहे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मटेरियल विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, अगर मेरे पास शॉर्ट सप्लाई है इनपुट की, रॉ मटेरियल की, तो फिर क्या होगा? इलास्टिसिटी कम होगी या ज्यादा? कम होगी। अच्छा, अगर कोई प्रोडक्ट को ज्यादा समय लगता है बनने में, इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम हो जाएगी। भाई बनाने में इतना समय लग रहा है तो प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा, मैं ज्यादा फायदा उठा ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोडक्ट को पहले बनाना भी तो पड़ेगा। आगे, कोई प्रोडक्ट जो हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर का है तो उसको बनने में भी तो समय लगेगा, स्किल्ड लेबर बनाएगी ना, तो जब तक वो बनाएगी तब तक तो प्राइस पता नहीं और ज्यादा कहीं ना कहीं वेरिएशन हो जाएगा। क्या इन केसेस में हम बढ़े हुए प्राइसेस का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, या फिर लेबर जो है वो स्कार्स है, कम है, अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर उनको ट्रेनिंग देने में ज्यादा समय लगता है, तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट ऐसा जो ना डेली बेस पर बनता है, बिकता है, डेली बेस पे, जैसे मिल्क ही ले लो ना, क्या डेली बेस पर इसकी सप्लाई होती है? डेली बेस पे इसकी डिमांड होती है? होती है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मोर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड है, जिसको फ्रीक्वेंटली, मतलब मोर फ्रीक्वेंटली हम जो है डेली बेस पे उसका प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो बोलो ना, अगर प्राइस मार्केट में उसके बढ़ जाएं तो क्या सप्लाई में तुरंत बढ़ा सकती हूँ? बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही कॉमन प्रोडक्ट है, बनता ही रहता है, हर कोई बनाता ही रहता है, और उसी प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे तो तुरंत फायदा भी तो उठा सकती हूँ, तुरंत अपनी सप्लाई भी तो बढ़ा सकती हूँ, हाँ या ना? हाँ। आगे देखें। अच्छा, आप ना मेरे को एक और बात बताना,
यहाँ क्या लिखा है, इफ बोथ कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, मोबाइल मतलब मूवमेंट पॉसिबल है, then the elasticity of supply for a product is higher than if capital and labor cannot be easily switched. For example, printing press can easily switch between printing magazines and greeting cards. Similarly, falling prices of a particular vegetable encourage farmers to switch to the production of another product. क्या लाइन समझ में आई? आपको याद है कल मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, एक हमने पॉइंट पढ़ा था रिलेटेड गुड्स के प्राइस का. उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कॉमिक्स की बुक्स जो है ना पब्लिश करती हूँ. मुझे मार्केट में पता चला क्या कि नॉवेल्स के जो प्राइजेस है ना वो ज्यादा रेट पर बिक रही है. क्या मैं तुरंत कॉमिक्स की पब्लिशिंग रोक के नॉवेल्स को पब्लिश कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, कर सकती हूँ. क्या इसके लिए मुझे कोई ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है? नहीं. मतलब क्या मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पॉसिबल थी? हाँ थी. इजीली हमने उस प्रिंटिंग प्रेस को स्विच कर दिया किसी और प्रोडक्शन की, किसी और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में. हाँ या ना? ऐसे केस में बताओ इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? ज्यादा. अच्छा, दूसरी बात ना समझना, मैं यहाँ पे रोहिणी में पढ़ा रही हूँ आपको. हम रोहिणी में है ना हमारा सेंटर, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है. लेट अस सपोज लक्ष्मी नगर में भी आपको पता है सीए हब है वो पूरा. लक्ष्मी नगर में ना प्राइजेस ना सीए कोचिंग के लेट अस सपोज इस एरिया से ज्यादा है. लेट अस सपोज हाँ इस एरिया से ज्यादा है. तो मुझे बोला गया क्या, मैं कौन, मैं ह्यूमन रिसोर्स. यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? कैपिटल एंड लेबर है. कैपिटल का एग्जाम्पल मैंने आपको प्रिंटिंग प्रेस का दिया, मशीनरी का भी, लेबर का सुनते हैं. मैं कौन? मैं लेबर, मैं ह्यूमन, मैं एम्प्लॉय. ठीक है. मुझे बोला जाता है क्या, अरे ज्योति मैम सुनो ना. मैंने कहा हाँ जी बोले. लक्ष्मी नगर में ना हमें ना ज्यादा कोचिंग फीस मिल रही है, कल से ना आपको लक्ष्मी नगर में क्लासेस देने जाना है, क्योंकि वहां पे प्राइजेस ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली हम अपनी वहां पे सप्लाई बढ़ाएंगे. तो कल से ना आपको वहां पढ़ाने जाना है. मैंने ना मना कर दिया. मैंने कहा नहीं जाऊंगी, बहुत दूर पड़ता है. इतनी देर तो मैंने पढ़ाना नहीं है जितना मैं दिल्ली के ट्रैफिक में धक्के खाती हुई जाऊंगी. मैंने ना मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी. बोलो क्या बढ़ा हुआ प्राइस मुझे कोई फायदा दे पाया? नहीं दे पाया. मतलब क्या इस केस में लेबर मोबाइल है या इमोबाइल, यानी कि मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है? मेरी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. यानी कि अगर लेबर या कैपिटल, अच्छा वही प्रिंटिंग प्रेस वाले के एग्जांपल को भी देखो. कॉमिक्स की बुक लेट अस सपोज मैंने कहा यहाँ रोहिणी में ये वाली जो है ना प्रिंटिंग मशीन हमने इंस्टॉल की हुई है. नॉवल की बुक्स के प्राइजेस ज्यादा हमें लक्ष्मी नगर में मिल रहे हैं. क्या ये प्रिंटिंग प्रेस वाली जो मशीन है उसको लक्ष्मी नगर में ले जाना इतना आसान है? नहीं है आसान. तो फिर मैं क्या करूंगी, अरे छोड़ो ना, इतना तो कमाऊंगी नहीं जितना इस मशीन की शिफ्टिंग में पैसा खर्च हो जाएगा. मतलब क्या, अगर लेबर और कैपिटल की मूवमेंट इजीली पॉसिबल नहीं है, क्या आप सप्लाई बढ़ा पाओगे बढ़ते हुए प्राइजेस पे? नहीं बढ़ा पाओगे. उतनी ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे जितनी बढ़नी चाहिए थी. तो अगर मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल इज नॉट इजीली पॉसिबल, उस केस में इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कम. यही पॉइंट लिखा हुआ है, यही पॉइंट लिखा है. कह रहे हैं अगर आपकी कैपिटल और लेबर मूव कर सकती है तो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा, पर अगर कैपिटल एंड लेबर स्विच नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो इलास्टिसिटी कम रहेगी. लास्ट पॉइंट देखेंगे. अच्छा लास्ट वाला बड़ा इजी, जल्दी से बताओ. एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटैंशियल rise in prices in future will make the sellers respond less. अच्छा जल्दी से बताओ, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो अभी की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी?
कम होगी, मतलब अभी इलास्टिक है सप्लाई या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक, यही लिखा है। कह रहे हैं अगर फ्यूचर में प्राइस राइज होगा ना तो करंटली सेलर विल रिस्पॉन्ड लेस, मतलब इन इलास्टिक सप्लाई। बोलो ना, क्या 11 पॉइंट समझ में आए? क्या मैम रटने हैं? नहीं रटने नहीं है, लर्न नहीं करने, बस लॉजिक आपको हेल्प कर देगा। आप करेंगे जब क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगी। देखिएगा, चलो करके बताओ फिर मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 और 26। 14 26 10th अभी तो बताया है दोस्त, यही एग्जाम्पल 10th का ही तो एग्जाम्पल दिया है, ये लेबर कैपिटल कॉमिक्स बुक्स वंश 10th का ही तो एग्जाम्पल दिया है कि मैं कहीं मूवमेंट लक्ष्मी नगर में मेरा पॉसिबल नहीं है, बेशक वहां फीस ज्यादा मिल रही है, मैं नहीं जा पा रही, तो मैंने तो फायदा नहीं उठाया। इन इलास्टिक सप्लाई, मेरी सप्लाई इन इलास्टिक हो गई। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैसी? अरे सवाल देखो ना, इलास्टिक इन इलास्टिक कैन नॉट बी चेंज। 14 के बाद कौन सा था? 26। आइएगा 26 का जवाब दो। सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड बी के साथ कितने हो, और डी के साथ? डी ही है इसका आंसर। समझेंगे क्यों? एक तो पेरिशेबल नेचर, ऊपर से हाईली पेरिशेबल। एक होता है शॉर्ट पीरियड, ये तो वेरी शॉर्ट पीरियड है। बोलो ना, परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल भी सप्लाई नहीं बदल पाओगे। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर बी सही होता। समझ रहे हो? मैम आपने तो कहा था परफेक्ट के साथ हम खुद अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो हम कहाँ अपनी मर्जी से जा रहे हैं? सवाल देखो ना, एक तो प्रोडक्ट पेरिशेबल, हाईली पेरिशेबल, खराब हो ही जाएगा, ऊपर से शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या सप्लाई इजीली बदल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। जरा सा भी प्राइस का जो है ना फायदा आप नहीं उठा पाओगे। समझ में आई ये बात? चलो सुनेंगे अब। सुनो, अब जो मैं टॉपिक करवा रही हूं ना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और स्टार्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का। सुन रहे हो? नहीं घड़ी मत देखो, टॉपिक करवा के ही छोड़ूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाए, पेरिशेबल जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। हाँ जी, ड्यू टू बोथ पेरिशेबल एंड वेरी हाई। वेरी गुड, प्लीज ध्यान यहां पर, जल्दी से देखिएगा, सुनेंगे यहां पे, ध्यान यहां पे सुनिएगा। कर्व बताओ, कौन सा कर्व है ये? बढ़िया बात है, जल्दी से बताओ ये कौन सा कर्व है? किसी को दिक्कत तो नहीं पहचानने में? नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, दोनों कर्व्स को एक साथ बनाएंगे। ये डिमांड, ये सप्लाई, ऐसे ही बनेगा ना? ठीक है, अब आगे सुनना दोस्त, सुनो ध्यान देना। एक ना कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस का। इक्विलिब्रियम प्राइस का, इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसको हम यूनिक पॉइंट भी कहते हैं, और इसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। ये सब बुक में लिखा हुआ है, आप सिर्फ सुनो, बुक की हेडिंग ही यही है। सुनो यहाँ पे, ये अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है ये सुने। मैंने क्या कहा, जब मेरा प्राइस 5 है
बुक की ही फिगर ले रही हूं, जब मेरा प्राइस 5 है तो मैं क्वांटिटी डिमांड करती हूं 7, मेरा प्राइस कम होके 4 हो गया, तो आप बताओ लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड क्या, कम या ज्यादा? ज्यादा, 13 हो गई। प्राइस और बढ़ा, कम हुआ, 3 हो गया, तो क्या डिमांड और बढ़नी चाहिए? प्राइस और कम हुआ, क्या डिमांड और बढ़नी चाहिए? प्राइस और कम हुआ, क्या डिमांड और बढ़नी चाहिए? क्या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ? हुआ। आगे देखो, अब डिमांड को नहीं देखना, अब सप्लाई की फिगर्स चेक करते हैं। जब प्राइस 5 है, मैंने 32 यूनिट सप्लाई किए, क्या जब प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम होनी चाहिए? 26 हो गई। प्राइस और कम हुआ, सप्लाई 20 हो गई। प्राइस और कम हुआ, सप्लाई और कम हो गई। प्राइस और कम हुआ, सप्लाई और कम हो गई। क्लियर है ये बात? क्लियर है। दोस्त, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे हर एक चीज इक्वल है, स्टैटिक है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमें वो प्राइस को कहा जाता है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई के बराबर होती है, जहां क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई के बराबर होती है। मतलब मैंने अगर मार्केट में 100 यूनिट्स सप्लाई किए हैं ना, मैंने मतलब सब सप्लायर्स ने मिलके, मतलब मार्केट में अगर 100 यूनिट्स टोटल सप्लाई हुए हैं ना, तो 100 के 100 यूनिट्स ना लोगों ने डिमांड भी कर लिए। मतलब जितना मार्केट में सप्लाई हुआ है ना, उतना का उतना बिक भी गया, लोगों ने खरीद भी लिया। ये जिस प्राइस पर ये हरकत होती है ना, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाएगा। मतलब क्या? ये एक ऐसा प्राइस है जहां पर सप्लायर सप्लाई करने के लिए भी तैयार है और बायर खरीदने के लिए भी तैयार है। मतलब मैं सप्लायर, मुझको अगर इस सवाल के हिसाब से 3 रुपए का प्राइस मार्केट में ऑफर हो रहा है ना, तो मैं खुश हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो रही होगी, तभी तो मैं 3 रुपए पे देने के लिए खुश हूं। और बायर भी 3 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस पर बायर और सेलर दोनों खुश होते हैं। जितना सेलर जिस प्राइस पर देना चाहता है, बायर भी उस प्राइस पर खरीद लेता है। मतलब जितना सप्लाई होता है उतना डिमांड भी हो जाता है। ऐसे प्राइस पर उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। जब, इसका मतलब क्या? यही है, क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर है। मतलब मेरी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, मेरी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, इसलिए मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या ये 3 रुपए का प्राइस यूनिक प्राइस है? क्या सिर्फ इसी प्राइस पर बायर और सेलर आपस में खुश हैं? हाँ, इसी प्राइस पर खुश हैं। यूनिक पॉइंट। क्या ये 3 रुपए का प्राइस ऐसा है जहां पर जो मार्केट में आया वो मार्केट से निकल भी गया, मार्केट खाली हो गई, क्लियर हो गई, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस? इतना इन डेप्थ में एक एक अक्षर का ना मतलब नहीं कोई बताने वाला, आप समझ लो, सुन लो। ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, आएंगे एग्जाम में, आता है सवाल यहां से। क्या आपको एक एक नाम का समझ में आया? इक्विलिब्रियम प्राइस समझ में आया? अभी सुनना, अब ध्यान देंगे क्या? बस आपको अब इतने सारे क्रक्स में से एक बात पता होनी चाहिए। कौन सी वो बात? वो कौन सी बात? आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर QD QS के बराबर होता है। क्यों, क्या, कैसे, सब मैंने आपको बताया। आप मेरे को ना, आप मुझको जवाब देना, इस डेटा के हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा?
3 का। क्यों? क्योंकि मैम यहां पर QD और QS बराबर हैं, मतलब बायर भी 3 रुपए देने के लिए राजी है, सेलर भी 3 रुपए पे सप्लाई करने के लिए राजी है ना जी? हाँ जी। इसके अलावा मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है ना, वो मार्केट प्राइस कहलाता है। देखो दोस्त, मार्केट इक्विलिब्रियम जैसी चीजें ना सिर्फ हाइपोथेटिकल है, कोई भी मार्केट बैलेंस्ड नहीं होती कि और क्योंकि हम प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या ले रहे हैं, एक ही किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आप बताओ क्या इंडिया में एक ही प्रोडक्ट बनता है? कितने ही बनते हैं। कितने प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो लोग घर से अपने प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, मतलब कहीं पे दिखते भी नहीं है। इसको मिक्स्ड इनकम में लेते हैं, हम देखेंगे उसमें, मैक्रो में देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट मेरी इक्विलिब्रियम पे हो, ऐसा होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये 3 रुपए तो बायर और सेलर की चाहत है। क्या चाहत पूरी होती है? कभी नहीं होती। ये तो चाहत है। अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। क्या यहां पर अगर मेरा, अच्छा 3 रुपए का आपने कहा मैम ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, पर लेट अस सपोज मार्केट में प्राइस चल रहा है 5 रुपए का, तो ये क्या है? मेरा मार्केट प्राइस है, ये है मेरा मार्केट प्राइस। आप मेरे को बताना, क्या यहां पर QS ज्यादा है QD से? मतलब सप्लाई तो ज्यादा हो रहा है, पर खरीदने वाला कोई खरीद नहीं रहा। मार्केट में सप्लाई तो बहुत है, पर खरीदने वाले लोग नहीं है, बायर नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे। यही मतलब है ना? आप मेरे को बताओ, लोग डिमांड करना शुरू कर दें, हम ऐसा क्या करें? प्राइस को कम कर दें, प्राइस को कम कर दें। या दूसरा तरीका, सप्लाई को कम कर दे। तो सप्लाई को कैसे कम हो जाएगी? जब सेलर को पैसा कम मिलेगा तो भी प्राइस कम हो गया। कान ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। फर्स्ट केस में जब प्राइस 5 रुपए का चल रहा है, तब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। मुझको इक्विलिब्रियम तक जाना है, मतलब मुझको ऐसा स्टेट पर जाना है, ऐसी पोजीशन पे जाना है जहां पर जितना सप्लाई हो रहा है वो सारा डिमांड हो जाए। तो मतलब या तो 7 और 7 दोनों फिगर्स आ जाएं, या दोनों फिगर्स 32 और 32 की आ जाएं। यही मतलब है ना हमारा, यही मतलब है। कैसे पॉसिबल है? या तो डिमांड को बढ़ा के सप्लाई के लेवल पे ले आओ, या सप्लाई को कम करके डिमांड के लेवल पे ले आओ। सप्लाई कम कब होगी? जब प्राइस सप्लायर को कम ऑफर होगा। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा। क्या दोनों के लिए प्राइस को कम ही करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या आया प्राइस पर? इम्पैक्ट आया प्राइस को कम करना पड़ेगा, यानी कि प्राइस की कौन सी मूवमेंट करवानी पड़ेगी? डाउनवर्ड मूवमेंट करवानी पड़ेगी। क्या मैं इस सिचुएशन को बोल सकती हूं एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, या डेफिशिएंट डिमांड है? एक्सेस सप्लाई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें पता चला प्राइस को कम करना चाहिए। मैंने प्राइस को 5 रुपए से 4 रुपए पे ले आई। क्या अब नया मार्केट प्राइस ये हो गया? ये हो गया? हाँ हो गया। अब आप मेरे को बताओ, क्या कुछ फर्क पड़ा? डिमांड कुछ तो बढ़ गई, सप्लाई प्राइस करने से कुछ सप्लाई भी कम हो गई, पर क्या अभी भी तालमेल मैच बैठ पाया? अभी भी नहीं बैठ पाया। अभी भी सिचुएशन क्या है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अभी भी एक्सेस सप्लाई है। आप बताओ ना, या तो डिमांड 13 यूनिट 26 पर आए, या 26 की सप्लाई 13 पर आए। यही है ना? मतलब या तो डिमांड बढ़े, कैसे बढ़ेगी? प्राइस को कम करके, या सप्लाई कम हो,
कैसे कम होगी? प्राइस को कम करके। क्या फिर से प्राइस के ऊपर डाउनवर्ड इंपैक्ट आएगा? हाँ आएगा। हमने प्राइस को कम कर दिया, अब 4 से 3 पर ले आए। अब जो हमें चाहिए था वो हो गया। जितना डिमांड हो रहा था उतना ही सप्लाई हुआ। क्या एक्सेस सप्लाई या डिमांड है? नहीं है। क्या प्राइस को चेंज करना है? नहीं करना। अब लेट अस सपोज, क्या इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस ही मार्केट प्राइस है? हाँ है। नाउ लेट अस सपोज मार्केट में प्राइस चल रहा है 2 रुपए का। जब मार्केट में प्राइस 2 रुपए का चल रहा है, उस समय पर कम प्राइस पे लोग ज्यादा ही तो डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई तो कम होगी ना। अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे या तो डिमांड 13 पे कम हो जाए, 13 पर आ जाए, या सप्लाई बढ़ के 26 पे चली जाए। सप्लाई बढ़ाऊं कैसे? प्राइस बढ़ा के। डिमांड कम करूं कैसे? प्राइस बढ़ा के। तो मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस पे अपवर्ड मूवमेंट आएगा। यहाँ पर हमारी अब एक्सेस डिमांड है। मैंने प्राइस को बढ़ाया तो क्या ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। यही केस लेट अस सपोज मार्केट प्राइस 1 का है। क्या फिर से यही सब हरकतें होंगी? हाँ होंगी। क्या फिर से मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पर जाएगी? हाँ जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म। ये काम ऑटोमेटिकली अपने आप होगा, आपको नहीं करना। आप मार्केट के जो फोर्सेस हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, आपस में ये जो है कम ज्यादा बायर और सप्लायर की तरफ से काम अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा जो है इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। आइए बात समझ में। अच्छा आप ना मेरे को अब एक बात बताओ, हाँ मार्केट इक्विलिब्रियम सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस पर होगा। अगर मैं कह रही हूं मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि मेरा डिमांड और सप्लाई के फिगर्स बराबर हैं, तभी हम मार्केट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा आप ना मुझको लॉजिकली एक बात बताओ, जो प्राइस हमारी चाहत है, आइडल प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस ना? हाँ। उसके अलावा मार्केट में जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस? हाँ। अच्छा आप मुझको बताना, बड़ा इसको क्या मैम इसको लर्न कैसे करें ये टेबल? अरे नहीं ना, आप मेरे को बताओ। लेट अस सपोज मार्केट प्राइस है 5 रुपए, इक्विलिब्रियम प्राइस है कितना? हम ले लेते हैं 3 रुपए। मतलब बिकना कितने पर चाहिए लॉजिकली? 3 रुपए पे। कितने पर बिक रहा है? 5 रुपए पे। आप बताओ ना, आप सेलर हो, क्या ज्यादा सप्लाई करना पसंद करोगे? करोगे। यानी कि कौन सा केस है? एक्सेस सप्लाई का। क्या यहां पर मार्केट प्राइस ये वाले दोनों क्या इक्विलिब्रियम से ज्यादा है? क्या ज्यादा सप्लाई हो रही है? हो रही है। पूरी टेबल का क्रक्स है ये एक छोटू सी लाइन। मतलब कि जब मेरा मार्केट प्राइस ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस होगा तब क्या होगा? एक्सेस सप्लाई। समझ आ रहा है? प्लीज ध्यान यहां पे दोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे सुनो, आगे सुनो। अब आप मुझे बताओ, मार्केट में बिक रहा है 5 रुपए पर, बिकना चाहिए था 8 रुपए पर। बिकना चाहिए था 8 रुपए पर। क्या बेचना पसंद करोगे? क्या क्या अब लोग खरीदना पसंद करेंगे? हाँ उनको दिख रहा है 8 रुपए वाली चीज 5 रुपए पे बिक रही है। अब क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी। मतलब जब मार्केट में सस्ते पर मिलेगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। मतलब ये वाला वापस टेबल पे आओ, ये वाला केस मार्केट में कम पे बिक रहा है, बिकना तो 3 रुपए पे चाहिए था, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। उनको भी दिख रहा है 3 रुपए वाली चीज अरे 1-2 रुपए पे मिल रही है, जाओ खरीद लो। डिमांड ज्यादा पर सप्लाई तो नहीं कर रहे ना लोग। क्या आपको ये बात समझ में आई? रुक जाओ ना, मेरी क्लास भी तो 10 मिनट लेट शुरू हुई थी ना। नहीं प्लीज सुनो, ये टॉपिक खत्म करवा के ही छोड़ूंगी।
देखिए, क्या ये बातें आपको समझ में आई? हाँ, अब तो आएंगी। दोबारा नहीं बताऊंगी, मंडे को अगर कहा ना दोबारा बताओ, दोबारा नहीं बताऊंगी। आ- क्यों? किसने कहा रिकॉर्डेड देखेंगे? चलो प्लीज इधर 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट प्लीज। आप बताओ, क्या यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है? क्या यहाँ पे भी सप्लाई ज्यादा है? क्या इसको एक्सेस सप्लाई बोल सकती हूँ? प्राइस पर असर? अगर सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई को कम करना है, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। क्या दोनों केस में प्राइस को कम करना पड़ेगा? आगे बढ़ो। क्या यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हैं? क्या यहाँ पे प्राइस पे कोई असर आएगा? नहीं। आगे बढ़ो। अच्छा, ये पहला डिमांड का बॉक्स, क्या डिमांड दोनों में ज्यादा है? क्या इसको एक्सेस डिमांड का नाम दे सकती हूँ? अच्छा, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड को कम करना है, कम करना है, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस पर इम्पैक्ट कैसा? ज्यादा अपवर्ड है। जरा चेक करो ना, नहीं चेक करो। हाँ, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, प्राइस को बढ़ाना है, बढ़ाना है, कम करना है, कम करना है। अभी रुको, बस 1 मिनट, बस एक लाइन दिखानी है मुझे। नेक्स्ट क्लास में स्केल लेकर आइएगा। हाँ, देखो, क्या ये आपको पता है? आप बताना, जल्दी से बताओ। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर की एंडिंग अगले चैप्टर की शुरुआत सेम है, तो अभी मतलब एक तरीके से मैंने अगला चैप्टर भी शुरू कर दिया है। सुनो ना, मार्केट में 3 रुपए पर बिकना चाहिए था, बिक रहा है 5 रुपए पर। क्या सप्लाई ज्यादा हो जाएगी? एक्सेस सप्लाई। बिकना चाहिए था 3 रुपए पर, बिक रहा है 2 रुपए पर, एक्सेस डिमांड। चलो ना जरा चेक करो। एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, अरे वाह। एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। चलो ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।